तो आज का टॉपिक संगम काल है। आज हम लोग संगम काल के बारे में जानेंगे। संगम काल को जानने से पहले हम इसके बैकग्राउंड या इसकी पृष्ठभूमि को भी जान लेंगे तो समझने में इस टॉपिक को बहुत ही आसान होगा। तो चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि संगम काल का पृष्ठभूमि क्या है। तो इससे पहले हम लोग मर्योत्तर काल पढ़ रहे हैं और यह संगम काल भी मर्योत्तर काल में ही आता है। हमने अशोक के बाद उसके बिखरे हुए साम्राज्य पर विभिन्न नए राजवंशों का इतिहास देखा है। जैसे देशी राज्यों को पहले हमने देखा और उसमें देखा जैसे अगर मान ले कि यह भारत का नक्शा था और ये पश्चिम वाला एरिया था जहाँ पे विदेशी राजवंशों का शासन और नए राजवंशों का स्थापना होती है। और उसके बाद यहाँ के अंदरूनी क्षेत्रों पर भी शुंग और कण्व आते हैं और यहाँ पे दक्षिण भारत दक्कन वाले एरिया में सातवाहनों का भी साम्राज्य स्थापित होता है। परंतु देशी और विदेशी राजवंश जो होते हैं वे लगभग भारत के उत्तरी क्षेत्र में ही अपने साम्राज्य को कायम करते हैं। परंतु हम देख पा रहे हैं कि भारत का सुदूर दक्षिणतम हिस्सा जो है वह बाकी ही रह जाता है। वहाँ पे इतिहास जो होता है पहुँच नहीं पाता है। तो यहाँ पे इतिहास पहुँचने का काम जो है वह संगम काल से होता है। संगम काल से पहले इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है एंशियंट हिस्ट्री में, प्राचीन भारत में। तो हम लोग आज इस दक्षिण भारत अर्थात सुदूर दक्षिणतम भारत को देखने जा रहे हैं और वहाँ के इतिहास की बात करेंगे। और यह तमिल वाला केरल वाला क्षेत्र है, यहाँ का इतिहास जो है वो संगम साहित्य से प्राप्त होता है और यह संगम काल के नाम से जाना जाता है। और इसकी शुरुआती पृष्ठभूमि की बात की जाए तो लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास जब प्राग ऐतिहासिक काल समाप्त हो रहा था और उसके बाद ऐतिहासिक चीजें वस्तुएं जो प्राप्त होने लगी थी और इतिहास में वो अपने आप को दर्ज करने लगी थी। जैसे उत्तर भारत में उस समय तक बहुत सारी चीज़ें हमें प्राप्त होने लगी थी और ऐतिहासिक सामग्रियाँ प्राप्त होने लगी थी और वो अपने आप को इतिहास के पटल पर रख रहे थे। तो उसी समय दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तुलना में बहुत बाद यहाँ पे ऐतिहासिक चीज़ें प्राप्त होती है और धीरे धीरे वहाँ भी राज्य जैसी अवधारणा जो है वह पूरा होती है। शुरुआती ऐतिहासिक वस्तुओं की बात करें तो यहाँ पे लोग जो थे वहाँ पे अपने मृतक के कब्रों को बड़े बड़े पत्थरों से ढक देते थे और वहाँ पे एक नई संस्कृति देखने को प्राप्त होती थी जिसको महापाषाणिक या मेगालिथिक काल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ की एक पहचान बन गई थी कि शवों को जो है मृतकों को जो है वो बड़े बड़े पत्थरों के साथ जैसे गुफाओं के कपाट को बंद करने के लिए बड़े पत्थर से ढक दिए जाते थे, उससे वैसे ही बड़े पत्थरों से मृतक को रख के उसके चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों से उसको ढक दिया जाता था। और वहाँ पे एक नई कल्चर विकसित हो गई थी जिसको मेगालिथिक कल्चर या महापाषाणिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और वही महापाषाणिक संस्कृति जो वहाँ पे दक्षिण भारत में चल रही थी, धीरे धीरे वे कुछ समय बाद वे नदी घाटियों में उतरते हैं और नए नए राज्यों का उद्भव वहाँ पे होता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कैसे इसका नए यहाँ पर भी राज्य विकसित होते हैं। तो उत्तर भारत के बहुत सारे स्रोतों से हमें इसके बारे में भी जानकारी मिलती थी। जैसे महाजनपद काल जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे दक्षिण भारत का एक जनपद आया था महाजनपद असमक नाम का। तो हमने यहाँ पर भी इसके बारे में हल्की जानकारी प्राप्त की थी। इसके अलावा सम्राट अशोक के जो दक्षिणतम सीमा प्रांत थे तो उस सीमाओं पर स्थित 4 स्टेटों का उल्लेख हमें प्राप्त होता था जैसे चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र। तो यहाँ पे चोल, चेर, पांड्य और सत्यपुत्र जो थे वे तमिल वाले क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। और हम लोग प्राचीन भारत के दक्षिणतम इतिहास का आज खुलासा करने जा रहे हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पृष्ठभूमि के बाद संगम काल जो है इसका इतिहास जो है वह पहली सदी से लेकर तीसरी सदी या कभी कभी लोग
6ठी सदी तक भी मानते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी लिखा है, इसका अर्थ है कि वहाँ पे महापाषाणिक संस्कृति पहले थी, वहाँ से यह स्टार्टिंग होती है और यह 300 ईस्वी तक जाती है। हालांकि कुछ लोग इसे 600 ईस्वी तक भी मानते हैं, परंतु यदि संगम काल की बात करें तो यह पहली सदी से शुरू होती है और 300 ईस्वी तक का काल इसमें समाहित होता है या चलता है। तो हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। तो दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास संगम साहित्य से प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत का इतिहास जो है वो संगम साहित्य से प्राप्त होता है और इसे ही संगम काल कहा जाता है। और रही बात संगम किसे कहते हैं, तो संगम एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ सभा या मिलन होता है और इस सभा में तमिल कवि या लेखक विद्वान एकत्रित होते थे और अपनी रचनाओं को सभा के सामने समक्ष प्रस्तुत करते थे और स्वीकृति मिलने के बाद और सभा की स्वीकृति मिलने के बाद इन रचनाओं का प्रकाशन संभव होता था और इनमें संकलित विषय जो होते हैं वे संगम साहित्य कहे जाते थे और इन्हीं संगम साहित्यों के बल पर संगम काल का इतिहास हमें प्राप्त होता है। संगम साहित्य में 3 महत्वपूर्ण राज्यों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। वो कौन कौन थे, तो मैंने आपको चर्चा भी किया था। एक चोल है, दूसरा चेर है और तीसरा पांडेय राज्य है। तो चेल जो है ये दक्षिणतम भारत का ये वाला हिस्सा जो है ये चोल है। यहाँ पे केरल पुत्र को चेर कहा जाता है जो केरल वाले एरिया में, और ये वाला जो एरिया है सबसे लास्ट वाला ये पांडेय होता है। ये पांडेय होता है, पांडेय, और ये चोल होता है और ये वाला जो होता है चेर होता है, या इसे केरल पुत्र भी कहते हैं। हम इन राज्यों के राजनीतिक इतिहास को भी पढ़ेंगे और इनके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। और इन राज्यों में चेर जो है वो सबसे प्राचीन राज्य था और इसका सबसे अधिक बार उल्लेख प्राप्त होता है। परंतु पांडेय राज्य जो होता है वह पांडेय शासकों के संरक्षण में संगम साहित्य को संरक्षण प्राप्त होता है और पांडेय शासकों के संरक्षण में कुल 3 संगमों का आयोजन किया गया जिनमें संकलित साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है और यह पांडेय साहित्य से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अब हम लोग तीनों संगमों के बारे में जानेंगे कि उनका आयोजन स्थल कहाँ है और उसमें कौन से विषय संकलित किए गए थे। तो पहला संगम की बात करें, प्रथम संगम, तो इसका आयोजन स्थल पांडेय की राजधानी मदुरई थी और ये मदुरई में पहला संगम आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता ऋषि अगस्त ने की थी। ऋषि अगस्त जो थे इसके अध्यक्ष थे और यदि इसमें संकलित विषय की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे विषयों का संकलन किया गया होगा क्योंकि जब भी सभा या साहित्यों के सम्मेलन, बड़े बड़े विद्वानों की सभा समिति होती होगी तो उसमें विषय संकलित किए गए होंगे, परंतु यह हमें अनुपलब्ध है, हमें प्राप्त नहीं है या किसी कारण से नष्ट हो गई है जिसके कारण यह हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है। और यदि दूसरे संगम की बात की जाए, द्वितीय संगम की, तो इसका आयोजन स्थल कपाटपुरम में था जो मदुरई से कुछ अलग हट के था। नए नगर था, यह मदुरई में ही था। ये नए नगर अलवई, इसको अलवई भी कहा जाता है। तो दूसरा आयोजन स्थल जो है द्वितीय संगम वो कपाटपुरम या अलवई में होता है और इसकी अध्यक्षता भी ऋषि अगस्त करते हैं और इनके शिष्य तुलाकपियर भी करते हैं। ऋषि अगस्त के बाद तुलाकपियर के नेतृत्व में भी, अध्यक्षता में भी यह द्वितीय संगम का आयोजन होता है। और इसमें संकलित विषय की बात की जाए तो यही तुलाकपियर के द्वारा तुलाकपियम की रचना की जाती है जो तमिल का सबसे बड़ा व्याकरण ग्रंथ माना जाता है और इसकी रचना मैंने बताया कि ऋषि अगस्त के प्रमुख शिष्य तुलाकपियर ने की थी। और तृतीय संगम की बात की जाए तो इसका आयोजन स्थल उत्तरी मदुरई में होती है जो मदुरई से ऊपर वाला भाग में होता है और इसकी अध्यक्षता जो है नकीरर ने की थी। और इसमें संकलित साहित्य की बात की जाए तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, ए टूटू गई और पट्टू पट्टू। इसमें 8 रचनाएं और इस 10 रचनाओं का संग्रह है। तो यह जो होता है यह तीनों संगमों में कुछ संकलित विषय हैं, परंतु पहला और तीसरा जो होता है वह पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। पहला पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और तीसरे में जो कुछ चीज़ें बची हैं, इस तीसरे में बहुत सारे विषयों का संकलन किया गया है। तीसरे में बहुत सारे साहित्यों की रचना होती है और जो अवशिष्ट बच गई है उसे हम लोग देखेंगे अगला रूप में। तो हम देख रहे हैं कि पहला तो पूरी तरह
नील है, दूसरा में तोलाक्फियम रचना बच जाती है, और तीसरा में जो है इसको हम तीसरे साहित्य को, संकलित साहित्य को जानने के लिए इसे हम दो भागों में बांटेंगे। जैसे पहले को कहेंगे मेल कानक्कू और दूसरे को कहेंगे पदिन नकिल कानक्कू। यह नाम जो है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा प्रतीत होगा, परंतु इसका कोई शॉर्टकट तरीका भी नहीं है कि मैं आपको बता दूं। आपको इसको ध्यान से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और मेरे लफ्जों पर ध्यान दीजिएगा तो आपको भी याद हो जाएगा। जैसे मेल कानक्कू और दूसरे का नाम होगा पदिन नकिल कानक्कू, पदिन नकिल कानक्कू। और ये दोनों में 18 रचनाएं हैं। मेल कानक्कू में 18 प्रमुख रचनाएं हैं, जबकि पदिन नकिल कानक्कू में अभी भी 18 रचनाएं हैं, परंतु ये गौण रचनाएं हैं और ये छोटी रचनाएं माना जाता है, छोटी रचनाएं मानी जाती है। तो मेल कानक्कू की बात करें तो इसमें 2 रचनाएं प्रमुख है। अब ए टूटो गई, ए टूटो गई, ये नाम जो है इसको याद करने का आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ ए टूटो गई, ए टू तो गई। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। और इसमें 8 रचनाओं का संग्रह ए टू तो गई है। ये 8 रचनाओं का नाम भी इतिहास में वर्णित है, परंतु वो याद करना ना समझी होगी, उसे याद करना ठीक नहीं होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है। और पट्टू पट्टू जो है यह भी 10 रचनाओं का संग्रह है, हमें यही याद रखना है दो। तो ए टूटो गई और पट्टू पट्टू दोनों मिलाकर 18 प्रमुख रचनाएं हो जाती है मेल कानक्कू में। और मेल कानक्कू में जो है यह 18 रचनाएं प्राप्त होती है। और पदिन नकिल कानक्कू की बात की जाए तो इसमें 18 छोटी रचनाएं हैं, परंतु सारी रचनाओं के बारे में हम ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी बात करेंगे, जिसका नाम है तिरुकुरल। और तिरुकुरल जो है वो तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है। तिरुवल्लुवर ने इसकी रचना की थी और इसे तमिल साहित्य का पंचम वेद और बाइबल नाम से भी जाना जाता है। यह इसमें बहुत बढ़िया चीज़ों का संग्रह किया गया है, बहुत अच्छे लफ्जों का प्रयोग किया गया है। यदि अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात करें तो वे उनकी लफ्जों को, उनकी वाणियों को हम देखते थे कि वे बड़ी सुंदर वाणियाँ निकालते थे, बोलते थे, तो वे तिरुकुरल ही पढ़ा करते थे और उनकी जानकारी का स्रोत जो था वो यही था। यहीं से वे अच्छी बातों को सीखा करते थे और बोलते थे, जिसे हमें भी अच्छा लगता था, सारे देश को अच्छा लगता था। तो इस प्रकार ये तिरुकुरल की रचना जो है वो तिरुवल्लुर ने की थी और यह जो है वो पदिन नकिल कानक्कू में आता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे संगम काल में महाकाव्यों की भी रचना होती है। इनमें अगर बात करें तो पहला महाकाव्य जो है वो शिल्पाधिकारम है और शिल्पाधिकारम की रचना एलांगो आदिगल ने की थी, एलांगो आदिगल। और इसमें चरित्र की बात की जाए तो 2 चरित्र है, एक का नाम है कोवलन और दूसरे का नाम है माधवी। शिल्पाधिकारम जो है एक महाकाव्य है, तमिल साहित्य का एक महाकाव्य है और इसकी रचना एलांगो आदिगल ने की। और इसमें 2 चरित्र हमें देखने को मिलते हैं, एक कोवलन और दूसरा जो है माधवी। और एक तीसरा चरित्र भी है जो कोवलन की पत्नी है, धर्मपत्नी है, जिसका नाम है कनगी। तो ये तीनों के बीच की कहानियां है। इसमें कहा यह गया है कि कोवलन जो है वो माधवी से प्रेम करता है और वो अपना सारा धन जो है वह माधवी पर लुटा देता है और पूरा हारा थाका लौटा के वह अपनी पत्नी कनगी के पास जाता है। और कनगी जब इस बात को जानती है तो इसके बाद वह क्या करती है कि वह अपने नगर को छोड़कर वह मदुरई चली जाती है। और वे दोनों मदुरई चले जाते हैं तो उसके पति पर रानी के, उस राज्य के मदुरई के रानी के पैल चुराने का आरोप लग जाता है और राजा जो होता है जल्दीबाजी में इसे मृत्युदंड सुना देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्युदंड सुना देता है। परंतु कनगी जो होती है वह अपने पति को निर्दोष साबित करती है और राजा जो होता है इस ग्लानि से वह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और कनगी जो होती है वह मदुरई को श्राप दे देती है और उसका पूरा नष्ट जो होता है, राज्य जो होता है वह नष्ट हो जाता है। तो यह शिल्पाधिकारम में इस बात की जानकारी, इस कहानी की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और दूसरा महाकाव्य जो है एपिक है वह मणिमेगलाई है और मणिमेगलाई जो है इसकी रचना सिथलाई साथनार ने की थी। सिथलाई साथनार ने मणिमेगलाई की रचना की थी। और इसका नायक की बात की जाए तो इसमें कोवलन और माधवी की पुत्री, कोवलन और माधवी
जो प्रेम करते थे उनसे एक पुत्री का जन्म होता है। उसी पुत्री के बारे में इस कहानी में बताई गया है, और वह पुत्री जो है वह बौद्ध धर्म को अपना लेती है। तो बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए भी मणिमेगलाई जो होते हैं वह महाकाव्य रचना की गई है। तो यहाँ पे हम इसको याद रखेंगे। और उसके अलावा वलयपति और कुंडलगेसी महाकाव्य को भी रचना इस काल में होती है। इसके अलावा शिवगा चिंतामणि जिसकी रचना तिरुवंतक देवर ने की थी। इसके अलावा जीवक चिंतामणि की भी रचना तिरुवंतक देवर ने की थी। तो इस प्रकार बहुत सारे महाकाव्यों की भी रचना इस काल में देखने को मिलती है। और साहित्य कला की दृष्टि से और साहित्य की दृष्टि से तमिल साहित्य जो है दक्षिण भारत जो है वह काफ़ी धनी है, और यहाँ पर भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट साहित्यों की रचना होती है। और अब हम लोग संगमकालीन तीनों राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हमने पीछे चर्चा की थी कि संगम साहित्य में 3 राज्यों का जिक्र मिलता है, एक चोल, चेर और तीसरा पांड्य। तो यदि मैप पर देखा जाए तो अगर मान लिया जाए यह भारत का नक्शा है और भारत का ये दक्षिणतम हिस्सा है, जहाँ पे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश वाले एरिया जो होते हैं वहाँ वाला एरिया है। तो ये तमिल वाला जो एरिया है, तमिलनाडु वाला, यहाँ पे ये ऊपर वाला जो एरिया आप देख रहे हैं यह चोल है, और ये पांड्य है, और ये चेर है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेर को पढ़ने जा रहे हैं। चेर जो है जो केरल वाले एरिया में पड़ता है, और चेर को केरल पुत्र भी कहा जाता है। यदि चेर की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी वेंजी है, और यह केरल में पड़ता है। और उस समय दक्षिण भारत के चेर, पांड्य और चोल राजाओं का रोमन साम्राज्य से भी व्यापारिक संबंध थे, और रोमन सम्राट ऑगस्टस का 2 सैनिक अड्डा जो था वह वेंजी में था, और ऐसा जानकारी हमें प्राप्त होती है। और यदि चेर के बंदरगाह की बात करें तो मुजरी और टोंडी जो है यहाँ की बंदरगाह है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बंदरगाह के बारे में, तो ये तीनों स्टेट जो है वे चारों तरफ जल से घिरे हुए हैं 3 ओर से, और इनका व्यापारिक और याकलाब जो था वे जल पर आधारित थी। तो इनके लिए बंदरगाह जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो मुजरी और टोंडी जो है वो चिरकालीन बंदरगाह है। अगर प्रतीक चिन्हों की बात की जाए तो चीर का प्रतीक चिन्ह जो है वह तीर कमान है, और ये प्रतीक चिन्ह जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। प्रसिद्ध शासक की बात की जाए तो चीरों का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वह सेंगुतवन हुआ। और यदि इसके आरंभिक राजा की बात की जाए तो उदयन जेरल जो था वह चीर का प्रारंभिक या प्रथम राजा माना जाता है। और यह इसलिए भी फेमस है कि ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में जितने भी युद्ध में लोग लड़ रहे थे, युद्धबंदी या जो भी थे, वे सारे लोगों को यह भोजन कराया था। इसीलिए इसको महाभोजन उदी जेरल नाम से उपाधि से भी नवाजा गया है। तो यह महाभारत कालीन सारे लोगों को भोजन कराया था, और ये इसलिए ये चर्चा में है। और इसके बाद इसका लड़का नेदू नजेरल आदन होता है, और यह जो होता है नौसैनिक बेड़ों की शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। और नेदू नजेरल आदन का भाई जो था वो काफ़ी हाथियों का झुंड रखता था अपने पास, और हाथियों की शक्ति के लिए विख्यात था। और नेदू नजेरल आदन का लड़का जो था वह सेनगुटवन होता है। और सेनगुटवन के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि चेरू का सबसे महान ये राजा हुआ था। और सबसे अगर अंतिम राजा की बात की जाए चेर की तो यह कुडक्को इलंजेराल था। कुडक्को इलंजेराल इरमपुरई, ये इन राजाओं का नाम जो है तमिल वाले लोगों का नाम जो होता है वह थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ही देखने को मिलेगा। आपको थोड़ा सा समझदारी से याद करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने ये शासकों के बारे में जाना चेरों के। अगर इनकी कुछ विशेषताओं की भी बात करें तो ये खजूर के फूलों का हार पहनते थे। चेर जो है खजूर के फूलों का हार पहनते थे, और इनके रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध थे, इसे हमने जाना। पुगालुर शिलालेख है जिसमें चेरों की 3 पीढ़ियों की जानकारी प्राप्त होती है पुगालुर अभिलेख से। सेंगुतवन
जिसे हमने अभी पढ़ा, सेंगुतुवन को लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है, उसने पटनी पंथ के रूप में कन्नगी की पूजा की शुरुआत की। पटनी पंथ का अर्थ होता है आदर्श पत्नी के रूप में कन्नगी की पूजा की शुरुआत की थी। और यह जो कन्नगी की बात है, ये हमने शिल्पादिकारम महाकाव्य में इसकी चर्चा की थी कि कैसे माधवी और कोलन का प्रेम वाला संबंध जो था, उसमें जो हमने कहानी पढ़ी है अभी तुरंत इससे पहले, वहीं कन्नगी जो थी वह अपने पति को निर्दोष साबित करती है और राजा को, मदुरई के राजा को श्राप देती है। पूरा मदुरई जो होता है उसके श्राप से नष्ट हो जाता है। अब हम लोग चोलों की बात करेंगे। तो चोल जो है वो मैप में देखें तो चोल जो होता है यह पांड्य के ऊपर वाला क्षेत्र है और चेर के पूरब वाला हिस्सा जो है वो चोल है। तो चोल की राजधानी की बात की जाए तो उरैयूर और पुहर जो होता है वह चोलों की दो महत्वपूर्ण राजधानी देखने को मिलती है। और उरैयूर जो है वह सूती कपड़ों और कपास के लिए जाना माना केंद्र था और इसके लिए यह उरैयूर जो है वो प्रसिद्ध भी था। अगर चोलों की बंदरगाह की बात की जाए तो कावेरी पट्टनम और पुहा जो है वह इसके बंदरगाह थे और चोल जो थे अपने नौसैनिक शक्ति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। इनकी नौसैनिक शक्ति जो थी वो काफ़ी बड़ी थी और ये कई लोगों को भी युद्ध में हराते हैं, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि विदेशी राज्यों को भी अपने नियंत्रण में ये कर लेते हैं। और इसके प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो चोलों का प्रतीक चिन्ह जो होता है वह बाघ होता है, जबकि चेरों का प्रतीक चिन्ह हमने पढ़ा कि तीर और कमान होता है। और चोलों की प्रसिद्ध शासक की बात की जाए तो करिकलन जो होता है वह चोलों का प्रसिद्ध शासक होता है। इनका मुख्य केंद्र जो था उरैर था, इसे हमने अभी पढ़ा। चोल राजा एलरा ने श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था। हमने अभी बताया कि चोल जो थे वे नौशक्ति के क्षेत्र में काफ़ी उत्कृष्ट सेना इनकी थी और इन्होंने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। इतिहास में कितना इंटरेस्टिंग बात है कि एक विदेश को भी हमारी भारत के शासक जो हैं वो उसको पराजित कर देते हैं। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि चोल शासक एलरा ने श्रीलंका को भी हरा दिया था और उस पर कब्जा कर लिया था। और करिकलन जो है उसने कावेरी नदी पर एक केलनई बांध का निर्माण किया था, केलनई बांध का निर्माण किया था। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे, कहीं पूछ दे। और यदि चोल शासकों और शासकों की बात की जाए तो एक शासक का नाम आता है वह परदेलई, जिसने 9 राजाओं को हरा दिया था युद्ध में। तो इस प्रकार चोल जो थे वे सैनिक शक्ति के लिए काफ़ी उत्कृष्ट और काफ़ी अच्छे शासक सिद्ध होते हैं। अब पांड्य राज्यों की बात करें। पांड्य राज्य जो है वह नीचे वाला ये क्षेत्र है और इसकी राजधानी जो है वह मदुरई थी। और यदि इसका सर्वप्रथम उल्लेख की बात की जाए तो यह मेगास्थनीस के विवरण से प्राप्त होता है और उसने कहा था कि हेराक्लीस की पुत्री का शासन जो था वो मदुरई पर था। यह मेगास्थनीस के विवरण से प्राप्त होता है। अगर पांड्य की राजधानी की बात करें तो मदुरई हमने देखा और बंदरगाह की बात की जाए तो कोरकाई जो है वह इसके प्रमुख बंदरगाह थे और यह छोटी बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। और यदि पांड्य राज्यों की प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इसी से रिलेट कर लीजिए, कोरकाई से मछली जो है इनका प्रतीक चिन्ह है। तो इस प्रकार हमने चेरों का प्रतीक चिन्ह तीर कमान देखा और चोलों का बाघ देखा और पांड्य का मछली देखा। यदि प्रसिद्ध शासक की बात की जाए तो नेंदू जहेरियान जो है वो पांड्यों का प्रसिद्ध शासक होता है। मंगुड़ी मरुथन के द्वारा लिखित मदुराई कांजी से पांड्यों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में हमें पता चलता है। तो मंगुड़ी मरुथनर के द्वारा एक लिखित पुस्तक है मदुरई कांजी, जिससे पांड्यों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और ये पांड्य जो थे ये काली मिर्च, हाथी दांत, मोती, कीमती पत्थर, मलमल, रेशम आदि पैदा करते थे और ये रोम के साथ काफ़ी अच्छे व्यापारिक संबंध रखते थे और काफ़ी अच्छी स्थिति में भी थे।
यदि पांडे के पहले राजा की बात की जाए तो पांडे का पहला राजा नेडियोन था, जबकि हमने नेंदु जहेरियान जो था प्रमुख शासक की बात की थी। पहला राजा नेडियोन था और इसी का नेडियोन जो था वह पहरुली नदी का निर्माण करता है और साथ ही एक और बड़ी चीज़ यह करता है कि समुद्र पूजा की शुरुआत जो है वो नेडियोन के द्वारा होता है और समुद्र की भी पूजा जो होती है यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है। एक और शासक है पहलसलाई मुद्दुकुडुमी और ये जो है पलसालाई उपाधि धारण करता है बहुत सारे यज्ञों के कराने के लिए। तो इस प्रकार हमने तीनों राज्यों के राजनीतिक इतिहास को संक्षिप्त रूप में देख लिया। अब हम लोग इसके सामाजिक वर्ग के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हासिल करते चले। तो सामाजिक वर्ग की बात करें तो एक जो है एनाडी है, एनाडी सेनापति को कहा जाता था। वेल्ला जो है वो अमीर किसान को कहा जाता था। एनाडी सेनापति को, वेल्ला अमीर किसान को, अरासर जो है वो शासक वर्ग को कहा जाता था। कड़ाई सियर जो है वो निम्न वर्ग के लोगों का आया था और पेरियार जो है वो कृषि मजदूरों को कहा जाता था। इसके अलावा और कुछ भी देखे जैसे अथनार, तो ये ब्राह्मणों को अथनार कहा जाता था और वयंगर जो है वो व्यापारिक वर्ग होते थे और वेल्लार जो है वो श्रमिक होते थे। वेल्ला अमीर किसान और वेल्लार श्रमिक होते थे। पुलयन रस्सी बुनकर होते थे, मलवर डकैत होते थे और एनियर जो थे वे शिकारी होते थे। यहाँ पे 1/6 जो है, छठा हिस्सा जो है वो कर के रूप में संगम काल में राजाओं के द्वारा लिया जाता था अपनी जनता से और उल्गू, कदमई, इराई, इराबू आदि नामक करों का इस्तेमाल यहाँ पे होता था। यदि सिक्कों की बात करें तो कासू, कनम, पोन, वेनपोन आदि सिक्कों का भी जिक्र हमें प्राप्त हो जाता है। यदि हम यहाँ पे भूमि का भी अलग अलग विवरण हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे कई प्रकार की भूमि संगम काल में देखने को मिलता है। जैसे एक प्रकार की भूमि को कुरुंजी कहा जाता था और कुरुंजी भूमि जो होती थी वह पहाड़ी भूमि होती थी, पहाड़ी भूमि होती थी और यहाँ के देवता जो थे वे मुरुगन होते थे। तो कुरुंजी पहाड़ी भूमि को कहा जाता था और यहाँ के देवता मुरुगन होते थे। उसी प्रकार एक दूसरी प्रकार की यहाँ पे भूमि का भी जिक्र प्राप्त होता है जिसका नाम है मुलई और मुलई जो है यह चारागाह भूमि होती थी और यहाँ के देवता मायून होते थे। तीसरा है मारुधम और यहाँ जो होती थी भूमि, कृषि भूमि को मारुधम कहा जाता था और यहाँ के देवता जो है वो इंद्र होते थे। और चौथा जो है भूमि प्रकार यहाँ पे देखने को मिलता है निढाल और यह तटीय भूमि होती थी और वरुण देवता जो थे यहाँ के देवता माने जाते थे। और पलई भी एक प्रकार की भूमि थी संगम काल में जो रेगिस्तान को कहा जाता था। और कोरावई जो था, कोरावई वह यहाँ का देवता था और यहाँ पे डकैती वगैरह होती थी। तो इस प्रकार हम 5 प्रकार की भूमि की जानकारी भी संगम काल में हमें प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा यदि साम्राज्य विभाजन की बात करें तो यहाँ पे राज्य जो था वह प्रांत में बटा था और प्रांत को मंडलम या नाडु कहा जाता था। और दूसरा एक विभाजन देखने को मिलता है ऊर, और ऊर जो था वह शहर को कहा जाता था, शहरों को ऊर कहा जाता था, प्रांतों को मंडलम या नाडु कहा जाता था। और पेरूर जो है वो बड़े गांव को कहा जाता था और पेरूर जो होते हैं वो छोटे गांवों में विभक्त जिसको सितरूर कहा जाता था। तो इस प्रकार राज्य मंडलम, फिर ऊर, फिर पेरूर और सितरूर में विभाजित था। यदि इसके प्रशासन की बात की जाए तो अवई जो है वो राज दरबार, राजा का जो दरबार होता था वह उसको अवई कहा जाता था। और कड़ेड़ी मरम जो था वो हर शासक का एक वृक्ष होता था, उसके संरक्षण में वृक्ष होता था, उसको कोड़ी मरम कहा जाता था। और एक पंच महासभा भी आता है, पंच महासभा का भी जिक्र प्राप्त होता है जिसमें
अमाईचार मंत्रीगण को कहा जाता था, सेनापतिहार जो है सेना प्रमुख को कहा जाता था या एनआरडी भी जैसे हमने पिछले देखा, और फिर ओटियार जो है वो जासूस को कहा जाता था, और थोड़दार जो है वो राजदूत को कहा जाता था, और पुरोहित जो है वो पुजारी वर्ग को कहा जाता था। एक और शब्दावली मिलती है मनरम, मनरम जो था वो राजा का न्यायालय होता था। तो इस प्रकार हमने संगम काल के सारे चीज़ों को देख लिया, और जितने भी साहित्य थे, जितने भी इनकी विशेषताएं थी, इस सब ने सबको हमने देख लिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में गुप्त काल को देखेंगे।